हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स। हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12, जिसमें आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये तीन टॉपिक हम आज करने वाले हैं। थोड़ा सा इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने किसी ने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 वो आप वीडियो पहले देखें। उसमें मैंने आपको मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करा दिया है। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 में कवर होगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा एक और बात मैं बता दूं, ये क्लियर दिखता है, थोड़ी देर के बाद आप वेट करें, देन आप अच्छे से देख सकते हैं, सो डोंट वरी। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये तो क्लियर है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क को कंप्लीट कराने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देयर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट इज थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अगर सरवाइव करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, तभी वो सोशल सर्विस या सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करेगी, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल को प्रेफरेंस देती है, उसी को प्रेफर करती है। तो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल, सोशल में भी क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट होता है कि कैसे भी हम क्या करें, सरवाइव करें। सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता वो सबसे पहले सोचता है सर्वाइवल के बारे में, कि सबसे पहले हम जब मार्केट में सरवाइव करेंगे तभी हम आगे कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। देखिए, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टिंग में बीईपी पॉइंट पर वर्क करते हैं। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बीईपी पर वर्क करते हैं, सर्वाइवल पे काम करते हैं। तो पहले सर्वाइव करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, सर्वाइवल। देन उसके बाद अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, फिर वो मैनेजमेंट सोचता है कि कुछ ना कुछ हमें फिर अर्निंग के बारे में सोचना चाहिए, कुछ तो हमें प्रॉफिट हो। अब सर्वाइव हम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है पूरा सर्वाइव पे ही हम काम करते रहेंगे, सिर्फ सर्वाइव ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए अपनी। तो प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का हो गया प्रॉफिट अर्निंग। तीसरा क्या हो गया, अब प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, अब प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, हम सर्वाइव भी कर रहे हैं, एक काम करें, अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करें, अब अपने बिजनेस को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ग्रोथ के बारे में फिर मैनेजमेंट सोचता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहले मैनेजमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है, सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर पा रही है, तो फिर वो मैनेजमेंट सोचेगी कि प्रॉफिट अर्न हो। प्रॉफिट अगर सफिशियंट अर्न हो रहा है, फिर मैनेजमेंट क्या सोचेगी कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए। तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव इन विच इज कवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कितने वो हैं, 3 मेन पॉइंट हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकंड होता है आपका मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव। आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन आपकी चल रही है, तो अब वो क्या करेगी, अब सोसाइटी के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट भी
अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंपलसरी प्रोविजन बनाए हुए हैं, CSR, जैसे हम कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है उसमें? एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ ऐसा कुछ है एज सच, तो उसमें कुछ परसेंट, 1% या 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको सोसाइटी के लिए कुछ डोनेट करना पड़ेगा, या आपको चैरिटी देनी पड़ेगी, किसी हॉस्पिटल्स को डेवलप करना पड़ेगा, या रूरल एरिया में आपको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव करती है तो फिर उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि वो समाज के लिए कुछ करे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो ले रही है वो सोसाइटी से यूज कर रही है। एम्प्लॉय भी कहां से आते हैं? सोसाइटी के लिए आते, सोसाइटी से आते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ किया जाए। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी साथ में कुछ किया जाए, तो वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोसाइटी के लिए क्या क्या है इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देना चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, या नेक्स्ट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो सोसाइटी में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए डोनेट करना चाहिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमी के लिए कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, या आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये सारे पॉइंट सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव टोटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के। कितने ऑब्जेक्टिव है? 3। फर्स्ट वन ऑर्गेनाइज, सेकंड सोशल, एंड देन पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने 3 पॉइंट पढ़े, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर हमने सेकंड सोशल में पढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। देन हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, जो पर्सन वर्क करते हैं, अब उनके लिए भी मैनेजमेंट का कुछ रोल होता है कि उनके लिए भी हम अच्छा करें, अच्छी सैलरी दें, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें एम्प्लॉइज को, अच्छा एटमॉस्फेयर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सेफ्टी प्रोवाइड करें, उनकी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देखिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय खुश नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा काम एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। अगर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं है तो अच्छे एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अच्छे से प्रोडक्शन कैसे होगा, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय नहीं मिल पाएंगे आपको। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट का ये भी रोल होता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया जाए, जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, जैसे उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दे जानी चाहिए। चलिए आप यहाँ से चार्ट से पढ़ सकते हैं, एडुकेट सैलरी, उनको इतनी सैलरी से दो कि वो अपना सरवाइव कर सके। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ऐसी सैलरी दे रहे हो कि वो अपना पेट पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एडुकेट सैलरी होनी चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करो कि वो काम कर सकें। ऐसा ना हो कि वहां पे ऐसी सिचुएशन, ऐसी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं वहां काम ही नहीं कर सकते वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पीयर रिकॉग्निशन, मतलब उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ उनकी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पीयर रिकॉग्निशन में आता है, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है ट्रेनिंग प्रोवाइड, अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर सोशल रिकॉग्निशन, इसमें क्या है कि सोसाइटी के लिए भी उन्हें एटमॉस्फेयर में उनको डालना चाहिए कि ये सोसाइटी, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये सोशल रिकॉग्निशन का पार्ट हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कवर हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है आपका इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? देखिए मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। कैसे? कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन, अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर टॉप पोजीशन पर जाना चाहता है तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, और बेटर क्वालिटी का मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को और टॉप पोजीशन पर जाने के लिए एक टॉप मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। एग्जैक्टली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वीक है या है ही नहीं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसमें?
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या इसके इंपोर्टेंस हैं? नेक्स्ट सारा सबसे पहला है कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो भी ग्रुप गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मान के चलो हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट अब की बार 1 करोड़ का है, अब नेक्स्ट टाइम हमें 1.5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो 1.5 करोड़, तो उसमें मैनेजमेंट का रोल होगा। वो उसके लिए पॉलिसी बनाएगी, कुछ स्ट्रेटेजी फॉर्म करेगी कि भाई किस तरीके से हम 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उस पर वो वर्क करेगी। फिर उसको अप्लाई करने के लिए जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको बोलेगी। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए? एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अचीविंग ग्रुप गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करती है, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। एफिशिएंसी मतलब कंप्लीटिंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस होता है कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी होता है कंप्लीटिंग टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। तो अगर एफिशिएंसी नहीं होगी, देखिए मैनेजमेंट नहीं होगा, सॉरी मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट नहीं हो, जैसे अगर हम अपनी ही बात करते हैं, हम एक स्कूल्स में अगर टीचिंग करते हैं और अगर हमारे ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं हो, तो हो सकता है कि हमारे मन में भी ऐसा आए कि हम बच्चों को अच्छी आउटपुट नहीं दें। हो सकता है जिस पीरियड में हमें पढ़ाना चाहिए हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखता है कि एम्प्लॉय कौन एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, कौन एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर जो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है उसको रिप्लेसमेंट करना चाहिए। ये सारे डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। तो पहला इंपॉर्टेंस था हमारा मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जिससे हमारी इंक्रीज एफिशिएंसी होती है। ध्यान रखता है तो हम कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करते, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करते तो उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसमें भी मदद करता है। नेक्स्ट है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि आजकल जो स्टडी है वो ऑनलाइन आ गई। अब पहले स्कूल्स में ऑनलाइन का कोई नाम नहीं था, सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। अब उन्हें मैनेजमेंट को भी ये चीजें अडॉप्ट करनी पड़ी कि उन्हें ऑनलाइन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही है। उनके लिए उन्होंने एक ऐप खरीदे हैं। जैसे अब मैं अपनी ही बात करता हूं तो हम एक टीम्स ऐप पर अपनी क्लासेस लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो मैनेजमेंट ने डायनामिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके दे दी है हम लोगों को। उन्होंने टीम्स ऐप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप परचेज किया है, उस पर हमको रजिस्टर्ड किया है, बच्चों को रजिस्टर्ड किया है। देन वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट इजिली। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट करती है। अगर कहीं कहीं चेंजिंग की जरूरत है, कोई डायनामिक नेचर का अगर चेंजिंग करना है तो वो क्रिएट करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत अच्छे से बताया कि एम्प्लॉय की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट मदद करती है। देखिए मैनेजमेंट के सामने 2 टास्क होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल। एक क्या होता है? पर्सनल। तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्सनल। अब मैनेजमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा सोचें या एम्प्लॉय के लिए सोचें। तो वो क्या करता है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, हायर प्रॉफिट, अर्निंग हायर प्रॉफिट। लेकिन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग हायर सैलरी। अब दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट। अगर ये हायर सैलरी देगा तो इसको दिक्कत होगा ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ये क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। मीडिएटर वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। तो दोनों के गोल को वो एक कॉमन डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। जैसे अगर एम्प्लॉय से ये कह दिया जाए कि अगर आपने प्रोडक्शन या आपने मान के चलिए इतना प्रोडक्शन किया, जैसे मान के चलो हम 1 लाख टन पहले प्रोड्यूस करते थे। एम्प्लॉय से कह दिया अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं 1.5 लाख टन, मतलब 1.5 लाख टन से कम करते हैं, तो आपकी सैलरी मतलब आपको बोनस दिया जाएगा कुछ भी।
तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो उसमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है और उनके बोनस मिल रहा है, तो एम्प्लॉय पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। तो मैनेजमेंट क्या है, उनके लिए एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, उनके इस तरीके से वो डायरेक्शन सेट करता है कि वो दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉइज वगैरह पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हो, तो उसमें भी ये मदद करता है। तो हमने पढ़े अभी 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव वी हैव रीडिंग। फर्स्ट वन इज अचीविंग द ग्रुप गोल, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एंड थर्ड वन इज creating dynamic organization, fourth one is achieving personal objective, and last one is development of society. मैनेजमेंट एक सोसाइटी डेवलप करने में भी एक बहुत अच्छी मदद करता है, वो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी सोसाइटी जनरेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा पढ़ता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, एग्जैक्टली दे गिव इंपोर्टेंस टू द सोशल ऑब्लिगेशंस, सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है वो, टूवर्ड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉई, कस्टमर, सप्लायर, इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटर, सैलरी, ये सब एक्सेट्रा। तो वो सोसाइटी को डेवलप करने में भी ये मदद करता है, क्योंकि सोसाइटी में आपको पता है कस्टमर रहते हैं, अच्छा उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, चीपेस्ट थोड़ा सा ऐसा रेट पर दे जो अफोर्ड कर सकें, तो अगर उस पर देगा तो सोसाइटी उससे क्या हो रही है, हमारी डेवलप हो रही है, तो उसमें भी ये मैनेजमेंट मदद करता है। तो मैनेजमेंट के 5 इंपोर्टेंस हमने पढ़ लिए। पहला एक बार फिर रिकॉल करते हैं, डायनेमिक क्रिएटिंग अचीविंग ग्रुप गोल, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, थर्ड वन इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसके लिए मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस होते हैं, ये मैनेजमेंट इन सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नेचर क्या होते हैं मैनेजमेंट के। नेचर, मैनेजमेंट एक साइंस, पहला साइंस, दूसरा आर्ट और तीसरा प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट साइंस होता है या आर्ट होता है या प्रोफेशन होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो कौन कौन से फीचर्स हैं, ये सारे इसके फीचर्स हैं किसके, साइंस के, जो मैनेजमेंट में लगते हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं साइंस के जो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस भी है। तो साइंस के क्या फीचर हैं, साइंस का फीचर है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर मैनेजमेंट ले रहा है तो एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। और ये बात ट्रू है कि मैनेजमेंट कोई डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेता। आपने पढ़ा होगा एक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, आगे पढ़ने वाले हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, टेलर का प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन वो लेना है वो साइंटिफिकली होना चाहिए मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं जो मन में आया, जो अपनी इंटेंशन है उस हिसाब से डिसीजन ले लिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से उसका एक रीजन होना चाहिए। अगर ये डिसीजन हम ले रहे हैं तो किस बेसिस पर ले रहे हैं, इसका क्या रीजन है इसके पीछे। तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, कोई भी चीज होनी चाहिए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो ये साइंस कहता है, साइंस का फीचर्स क्या है कि कोई भी चीज करें आप सिस्टमैटिक वे में करनी चाहिए। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वो साइंस कहता है। लेकिन मैनेजमेंट में ये चीज दिखती है, एग्जैक्टली मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक वे में ही डिसीजन लेता है। तो ये फीचर जो साइंस का है ये मैनेजमेंट में दिखाई देता है, प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। Science in the management also there availability of systematic and organized study material. So first feature of science is present in the management. Second features क्या है साइंस का, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली कोई भी आप प्रिंसिपल बनाते हैं, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आप तैयार करते हैं तो आप किसके बेसिस पर करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर करते हैं। भाई साइंस में कोई भी, जैसे अब बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने 99 टाइम्स वो फेल हुए, 100 टाइम्स वो पास हुए। तो उन्होंने क्या, ऐसा करने से इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, इस तरीके से इसका यूज करेंगे तो ऐसे बल्ब, तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये डिसाइड किया इतने एक्सपेरिमेंट, हमने 99 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने से बल्ब नहीं बना, 100 टाइम्स जब हमने ऐसा किया तब जाके बल्ब बना।
तो प्रिंसिपल जो हैं, जो भी आप रूल रेगुलेशन, जो भी प्रिंसिपल आप बनाएंगे वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बनाएंगे। तो मैनेजमेंट भी तो रूल बनाता है, मैनेजमेंट भी तो रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, तो वो भी किसके बेसिस पर बनाएगा? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बनाएगा। ऐसे साइंस में बनाए जाते हैं। तो साइंस में जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, सारे प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट पर। तो ये फीचर्स भी आपका मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी जो डिसीजन लेता है मैनेजमेंट, वो किसके बेसिस पर लेगा? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लेगा। उन्हें ऑलरेडी पहले से नॉलेज है कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो ये फीचर्स भी आपका मैनेजमेंट में, साइंस का ये फीचर्स भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस यूनिवर्सल है, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो सभी जगह एक जैसे अप्लाई हो जाता है, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई तो, आप एक बताओ, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्या एक रिलायंस में जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वही डिसीजन क्या टाटा मोटर्स में अप्लाई हो जाएगा? नहीं हो सकता, उनकी अलग थिंकिंग है। जो पेप्सी का मान के चलो, पेप्सी का जो मैनेजमेंट है वही कोको कोला, क्या आपका कोको कोला में वो डिसीजन अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है दोनों में, उनकी थिंकिंग अलग अलग है। तो वो किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजन भी अलग अलग होंगे। तो क्या है कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो यूनिवर्सल नहीं है। ऐसा नहीं है एक बार मैनेजमेंट ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग डिसीजन होते हैं, अपने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से होते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो डिसीजन एक के लिए है वो सबके लिए है एक्सपेरिमेंट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, एक जैसा सब जगह प्रिंसिपल होता है। लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। तो दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। सो देयर आर टू फीचर्स विच आर शोन इन द मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट होती है? अब आर्ट आप कैसे आती? कला, आर्ट मीन्स होता है कला। और कला कैसे आप सीखते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हैं किसी काम की, तो आप क्या हो जाते हैं? एक कलाकार हो जाते हैं। यस या नो? आप कलाकार जानते ही हैं, एक्टर्स आपने बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब मूवी देखते हैं। और अकाउंट्स में भी आप क्या, एक एक्सपर्ट ही तो बन जाते हैं, एक आर्टिस्ट ही तो बन जाते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट है, किसकी आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की। यस या नो? क्योंकि आप इतनी बार अकाउंटिंग करते हैं, इतनी तरह लेजर बनाते हैं, जर्नल करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज आ जाती है उस फील्ड में, तो आप आर्टिस्ट बन जाता है। तो ये कह रहा है, क्या एक मैनेजमेंट आर्ट है? हाँ, कहीं हद तक आर्ट है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल आर्ट है। क्योंकि मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस पर्सन लिए जाते हैं, जिन्होंने डिसीजन लेके देखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके हैं, उनका रिजल्ट वो देख चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनको, वही पर्सन मैनेजमेंट में हायर किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट का फीचर्स या फीचर्स कहता है क्या, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली आर्ट कहता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो सिस्टम से होना चाहिए। जैसे आप जर्नल करते हैं तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एक सिस्टम से हो रहा है। लेजर बनाते हैं तो लेजर में 8 कॉलम होते हैं, प्रॉपर तरीके से हम लेजर बनाते हैं, तो आर्ट क्रिएट है। तो यही कह रहा है कि मैनेजमेंट में कि जो भी आपने सीखा है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको जो आप अप्लाई करेंगे, एग्जिस्टेंस में लाएंगे, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। बिल्कुल, मैनेजमेंट भी कोई भी डिसीजन लेता है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में लेता है। ये आपका फीचर्स ऑफ आर्ट आर एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये भी सही बात है कि आपको किस तरीके की थ्योरेटिकल नॉलेज है, सबको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज हो, तो वो अपने अपने हिसाब से सब डिसीजन लें। जैसे मैनेजमेंट में पर्सन, जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ही नॉलेज होती है मैनेजमेंट में जो पर्सन है, नहीं है। किसी को किसी फील्ड में नॉलेज है, किसी को किसी फील्ड में नॉलेज है, किसी का ओपिनियन किसी बात को लेके अलग है, किसी का ओपिनियन अलग है। तो वो अपनी अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं।
तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि जिसको जैसी नॉलेज है वही अपनी आर्ट का एप्लीकेशन करेगा, उसी तरीके से करेगा जैसी नॉलेज है मुझे। तो ये जो फीचर्स है आर्ट का, ये भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो पर्सन है वो उनको जितनी नॉलेज है वो उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे और अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। तो पर्सनल एप्लीकेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, जो आर्ट है, आर्ट कैसे क्रिएट होती है? प्रैक्टिस करेंगे बार 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 बार, क्रिएटिविटी, नई कुछ क्रिएटिविटी लाएंगे, हाँ भाई ऐसा करो, अब की बार ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करने से आर्ट्स डेवलप होती है। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है? मैनेजमेंट में भी ये फीचर्स अवेलेबल है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट भी डिसीजन ले की प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। वो भी यार चलो अब की बार ऐसा करके देखते हैं, ये डिसीजन लेके देखते हैं क्या होता है, अब की बार ये डिसीजन लेके देखते हैं। तो वो भी क्या कर रहा होता है? बार बार डिसीजन को क्रिएटिव कर रहा होता है, नए नए डिसीजन ला रहा होता है, यार ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो क्रिएटिव नेचर का भी होता है मैनेजमेंट। और प्रैक्टिस भी कर रहा होता है कि भाई ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, प्रैक्टिस भी बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। तो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो above three features of art are applicable in the management. So we can say that management is in science and art. तो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि साइंस के भी अपने मेजर फीचर्स एप्लीकेबल हैं किसमें? मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? यहां पर ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट है, क्या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी है क्या? अब कुछ पढ़ते हैं, अगर मैनेजमेंट में प्रोफेशन के फीचर्स लगते हैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, नहीं अप्लाई होते हैं तो नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रोफेशन कहता है प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये फीचर्स तो मैनेजमेंट में है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ये मैनेजमेंट अच्छी नॉलेज होती है, वेल डिफाइंड होता है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट में ये फीचर्स तो लगता है, ये प्रोफेशन भी है, प्रोफेशनल बंदा भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर आल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में कहता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्शन है, सही बात है। सीए एक प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है, लॉयर होता है। ये रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई इसमें नहीं आ सकता, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसके लिए एक डिग्री का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैनेजमेंट का पार्ट कोई बन सकता है, उसके लिए कोई डिग्री का होना जरूरी नहीं है। तो ये जो फीचर्स है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन प्रोफेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या कोई प्रोफेशनल, जैसे आपको बताएं सीए की प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ICAI, और या लॉ की, डॉक्टर की बार काउंसलिंग, ये सब एसोसिएशन होती हैं। तो मैनेजमेंट की तो कोई एसोसिएशन है नहीं एज सच कि भाई मैनेजमेंट की डिग्री यहां से मिलती है, इसका ये एसोसिएशन है, बिल्कुल भी। तो दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एवरी प्रोफेशनल, देखिए हर प्रोफेशनल के लिए कोड बनाए गए हैं, एथिकल कोड, कि आपको ये एथिक्स है, आपको वो पढ़नी चाहिए। जैसे हम सीए में पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, हमारी प्रोफेशनल एथिक्स होती है कि हमें इसी के दायरे में काम करना है। मैनेजमेंट का कोई ऐसा एथिकल कोड एज सच नहीं होता। तो ये फीचर्स भी अपना प्रोफेशन का एप्लीकेबल नहीं होता। सर्विस मोटिव, कि प्रोफेशनल का मोटिव सर्विस, प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसका मोटिव क्या होता है? सर्विस देना होता है। लेकिन एज सच मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस देना नहीं होता, उसका प्रोडक्शन करना, प्रॉफिट अर्न करना। आपने देखा है ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव उसके होते हैं। तो दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर आल्सो नॉट present in the management. So only one features of profession are present in the management. This is well defined body of knowledge. तो इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक पढ़ाने वाले हैं। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। सो
थैंक यू so much.